नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको एक नई कहावत बताना चाहता हूं। हारकर जीतने वाले को धामी कहते हैं। उत्तराखंड की सियासत में यह बड़ा संदेश पहली बार सामने आया है। 10 मार्च को नतीजे आए। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव बीजेपी जीत गई, लेकिन पुष्कर धामी हार गए। उत्तराखंड में सत्ता दोहराकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन धामी साहब चुनाव हार गए थे। 11 दिन के मंथन के बाद, 11 दिन की सियासी मैराथन के बाद आखिरकार पुष्कर धामी जीत गए और मुख्यमंत्री की रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ने के बाद आगे निकल गए। धामी पर भरोसा बरकरार है। आखिरकार पार्टी ने कैसे किया यह स्वीकार, मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। वहीं गोवा में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रमोद सावंत को फिर से गोवा की कमान मिल गई है। गोवा में भी सीएम पद को लेकर खींचतान खूब चली। दावेदारों ने खूब दांव लगाए, लेकिन सावंत साहब सब पर भारी पड़े। ऐसी कौन सी खासियत है जो सावंत को सबसे अलग करती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। उधर जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार का बड़ा दांव सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से पीओके पर एक बड़ा बयान सामने आया है। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार का संकल्प दोहराया है। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर पर भारत की दावेदारी को दोहराया है। जितेंद्र सिंह ने बयान पर कैसे सियासी घमासान मचा है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के बीच बात लगातार बिगड़ती जा रही है। तकरार के बाद अब आर पार के हालात बन गए हैं। बाजवा की बेरुखी को देखते हुए इमरान खान भी बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। लगता कमजोर होते जा रहे इमरान खान की क्या है बाउंस बैंक वाली तैयारी, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान की सियासत का पूरा हाल मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रहेगी या फिर तख्ता पलट होगा, उससे जुड़ी तमाम तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और सीधे पाकिस्तान भी ले चलूंगा। वहां की जमीनी हकीकत क्या है, यह मैं आपको राष्ट्र की आवाज में रूबरू कराऊंगा। उत्तराखंड में लंबे वक्त के मंथन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर अपना नेता चुन लिया है। 11 दिनों के सफर में देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का लंबा दौर चला, जिसके बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, धामी के नाम पर बीजेपी के सभी 47 विधायकों ने सहमति जताई है। इस सहमति के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनका युवा होना। उत्तराखंड में बीजेपी को दोबारा जनता का जो आशीर्वाद मिला है, मोदी मैजिक के साथ जिस दूसरे चेहरे ने चमत्कार किया है, उत्तराखंड में नया इतिहास रचा है, वो चेहरा पुष्कर धामी का रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में
सीएम की कुर्सी संभाली थी और चुनाव तक उन्होंने कई अहम और बड़े फैसले लिए, जिसने फिर से पहाड़ों में कमल खिलने वाला कमाल भी कर दिया। देहरादून बीजेपी कार्यालय से जैसे ये खबर सामने आई कि उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही रहेगी, तो धामी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 दिनों के गहन मंथन के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से देश को चौंका दिया। आमतौर पर बीजेपी के वर्किंग स्टाइल को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि बीजेपी हारे हुए प्रत्याशी को राज्य की बागडोर नहीं सौंपती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने लगातार दूसरी बार कमल खिलाकर रिकॉर्ड बनाया, तो बीजेपी ने भी पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी अपना पद बचाने में कामयाब रहे हों। बीजेपी ने धामी पर ही भरोसा क्यों जताया, इसके पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि धामी के चेहरे पर ही बीजेपी ने उत्तराखंड में दूसरी बार कमल खिलाया है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ धामी का युवा होना भी उनके सिलेक्शन का कारण माना जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी नेतृत्व से करीबियत और अच्छा व्यवहार का इनाम पुष्कर सिंह धामी को मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुनकर बीजेपी ने 10 दिनों से चले आ रहे सस्पेंस को तो खत्म कर दिया है, लेकिन नियमानुसार ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना होता है। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी के लिए कौन सीट खाली करेगा, इसका गुणागणित शुरू हो गया है। वैसे अभी तक चंपावत विधायक कैलाश गहतौड़ी, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह नेहरा, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश शर्मा पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि आपको वास्तव में सीएम बनना चाहिए, 5 साल इस प्रदेश की बाग को संभालनी चाहिए, और मैं पूरी तरह से तन्मयता से, आज मेरी जनता ने मुझे बहुत अच्छे मतों से जिताया है, दूसरी बार जिताया है, और मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैं बिल्कुल अपने मन से, तन से, पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूंगा। सियासत का अपना सबब है और बीजेपी का अपना। 2017 में जब हिमाचल में चुनाव हुए थे, तब वहां भी उत्तराखंड जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बीजेपी तो चुनाव जीत गई, लेकिन सीएम प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। तब हिमाचल में बीजेपी ने जयराम ठाकुर पर भरोसा जताया था। सीएम जयराम ठाकुर भी बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे, और अब तक उन्हीं के चेहरे पर हिमाचल में बीजेपी सरकार चल रही है। हिमाचल में हालात अलग थे, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव हारने वाले सीएम कैंडिडेट पर भरोसा बनाए रखा और धामी को इस सूबे की कमान सौंप दी। खुशी उत्तराखंड को दी है उन्होंने, वो हम कभी नहीं भूलेंगे, और उनके सपनों को साकार करने के लिए जो धामी जी की कमान उन्होंने दी है, निश्चित तौर पर धामी जी उनके सपनों को साकार करेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आए थे। उसके बाद से लगातार बीजेपी में इस बात पर मंथन चल रहा था कि देहरादून की गद्दी पर किसको बैठाया जाएगा। पीएम मोदी भी उत्तराखंड में नेतृत्व किसको सौंपा जाए, इस पर विचार कर रहे थे। वक्त गुजरा तो वो लम्हा भी आ गया जब बीजेपी ने धामी के नाम पर मुहर लगाकर यह साबित कर दिया कि भले ही धामी खुद अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार कमल खिलाने में धामी का योगदान बहुत अहम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और उत्तराखंड के नतीजे 10 मार्च को आए थे। आज यानी 21 मार्च को यह तस्वीर साफ हुई कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से देवभूमि के मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले 11 दिनों से उत्तराखंड की सियासत को लेकर क्या कुछ हुआ था, मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि उत्तराखंड बीजेपी के 11 दिनों का सफर कैसा रहा। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए थे। 11 मार्च को धामी की हार
बीजेपी की हलचल थी। तो पुष्कर दिन धामी इस समय देहरादून से लाइव थे। जैसे मैंने कहा कि अगले 5 साल उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी और ये पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड के इतिहास में जब कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है। ये बड़ी बात है पुष्कर धामी के लिए, चूंकि आलाकमान इन पर बहुत भरोसा जता रहा है। और बीजेपी के युवा नेता और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सावंत एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा की कमान संभालने वाले सूबे के ऐसे मुख्यमंत्री होंगे। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या चीजें हैं। प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा की कमान संभालेंगे और सियासी गलियारों की अगर मैं बात करूं तो वो उनके सफर के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2019 में गोवा के 11वें सीएम बने थे प्रमोद सावंत। एक बार फिर से गोवा की कमान वो संभालेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सावंत साहब और एक बार फिर से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 2017 में विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा उनके ऊपर कई अहम जिम्मेदारी भी रही हैं। आरएसएस कैडर वाले बीजेपी के इकलौते नेता भी हैं सावंत साहब और सीएम से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थे। इसके अलावा मनोहर पर्रिकर के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं सावंत और आयुर्वेद के डॉक्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। ये उनका इतिहास है और एक बार फिर से वो गोवा की कमान संभाल रहे हैं और जिस तरीके से गोवा ने आगे काम किया है वो आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा पीओके की। धारा 370 को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार की नजर पीओके पर है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी साल भी है और ऐसे वक्त में केंद्रीय मंत्री का इस तरीके का बयान बहुत मायने रखता है। क्या यह बयान चुनावी है या फिर यह मोदी सरकार का फ्यूचर प्लान है जम्मू कश्मीर को लेकर? इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके में जम्मू कश्मीर की 24 सीटें आती हैं। अगर कुछ सीटें भारत के हिस्से में आती हैं तो इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि अब मोदी सरकार का फोकस पीओके पर है और जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे से कुछ हिस्सों को मुक्त कराया जा सकता है। कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे थे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। उसके ठीक बाद डॉक्टर सिंह का यह कहना कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 का खात्मा किया उसी तरह से पीओके पर भी जल्द भारत का कब्जा जरूर होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद सूबे में शांति की बयार बह रही है। जिस लाल चौक पर हमेशा कर्फ्यू लगा रहता था उस लाल चौक पर 26 जनवरी को तिरंगा भी फहराया गया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने विकास की गंगा भी पूरे जम्मू कश्मीर में बहाने का दावा किया है। बारामूला से गुलमर्ग को जोड़ने वाली 43 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। इसके अलावा बारामूला में सरकारी अस्पताल भी बनवाया जा रहा है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है जिसमें युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा।
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा थी, जिसे मोदी सरकार ने मौका मिलते ही खत्म कर दिया। अनुच्छेद 370 की वजह से ही गोरखा समाज को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार नहीं था। गोरखा समाज को इस बात का मलाल था कि उनके पुरखों ने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, बावजूद इसके उन्हें अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार अनुच्छेद 370 की वजह से नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान किया था। इसके बाद अब अनुच्छेद 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान आज तक देश के कानों में गूंज रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 3 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 370 के बाद अब मोदी सरकार का टारगेट पीओके है, जिसका संकेत जम्मू कश्मीर के सियासत को करीब से समझने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की गिनती गंभीर नेताओं में होती है और वो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में सरकार के फ्यूचर प्लान पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनावों में 87 सीटों पर चुनाव हुआ था। बाकी 24 सीटों को पाकिस्तान के कब्जे यानी पीओके में बताया जाता है। इन 24 सीटों में से कितनी सीटें भारत में वापस आ पाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कोई न कोई कवायद जरूर चल रही है। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री के पीओके वाले बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधियों का दावा है कि इस तरह की बयानबाजी केवल और केवल चुनावों की वजह से ही की जा रही है। 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 370 तो आपने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके हटा दिया। पोक को पार्लियामेंट में पास नहीं कराया जा सकता, हमला करना पड़ेगा पाकिस्तान पे। तो बताएं कि पाकिस्तान से वो जंग करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। सारा देश इंतजार कर रहा है। 11 दिन में आप पूरे पाकिस्तान को मिटाइए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाइए। आपको किसने रोका है? जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की पूरी नजर है। विकास के साथ साथ मोदी सरकार हर उस काम को कर रही है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग देश के मुख्य धारा से जुड़ सके। सड़कें बनवाई जा रही हैं, अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी आतंकियों के चंगुल में न फंसे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते देख सरकार भी खुश है और शायद इसी वजह से अब उसने पीओके को भारत में लाना अपना पहला लक्ष्य बना लिया है। अगर केंद्र सरकार पीओके के कुछ हिस्सों को भारत में लाने में सफल होती है तो देश का बहुत पुराना सपना पूरा हो जाएगा, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ताजा हालात के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने वाला है, उसके ठीक 72 घंटे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रहेगी या नहीं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज
और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उसके बारे में मैं आपसे ताजा हालात दूंगा। और खबर यह भी आ रही है कि इमरान खान बाजवा को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? पाकिस्तान के सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही गूंज रहा है। और जिस सियासी संकट के दौर से इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, लगता नहीं है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सियासी तौर पर हालात संभालने की हर मुमकिन कोशिश पाकिस्तान की इमरान खान की नाकाम हो गई है। पाकिस्तान सेना का समर्थन कर चुके इमरान खान अब इमरान खान सेना का समर्थन भी खो चुके हैं। अपने 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों का विश्वास भी खो गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं बाजवा, उनका भी समर्थन खो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान के बाद आखिर कौन होगा पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री, या सेना के हाथों में जाएगी कमान? लगातार हम आपको बताते रहेंगे। कितनी सीटें चाहिए इमरान खान को? पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत। इमरान खान की पार्टी के पास 155 सीट। इमरान सरकार के पास 176 सांसदों का समर्थन। इमरान के पास सहयोगी दलों के 7 सांसदों का समर्थन। नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों के 162 सांसद। पीटीआई के 18 से 20 सांसद इमरान के खिलाफ कर सकते हैं वोटिंग। इमरान खान पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। सेना के चारों शीर्ष अधिकारी अब इमरान को कोई मौका नहीं देना चाहते। खुफिया इनपुट से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जनरलों ने OIC FM सम्मेलन के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा है। सेना की तरफ से बात कहने वालों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल हैं। पाकिस्तान की आर्मी का इतना ज्यादा कंट्रोल रहा है ये पिछले 75 सालों में कि वो पॉलिटिशियंस को कभी खड़ा ही नहीं होने देते हैं। और यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो अपने आप को चला नहीं पाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को एक प्रॉप किया जाता है, एक बैठा दिया जाता है आर्मी के द्वारा कि भाई हमारी प्रॉक्सी की तरह जो हम कहेंगे वो आप करोगे। इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहां पे। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए खेल भी खेलना शुरू कर दिया है। कुरैशी एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने बागी सांसदों पर चुप्पी साध रखी है। पीटीआई के बागी सांसदों पर इमरान खान से लेकर अन्य नेता हमलावर हो रहे हैं, जबकि कुरैशी ने अभी तक नरम रुख अपना कर रखा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह कुरैशी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे। पाकिस्तान और सेना के बीच सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने को लेकर टकराव नया नहीं है। पाक सेना इमरान खान से कई वजहों से खफा है। पहला ये कि इमरान खान ने दूसरों के मुद्दों में बेवजह टांग लड़ाई। देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना इस बात से भी भड़की है कि इमरान ने यूक्रेन संकट के लिए बेवजह ही अमेरिका और यूरोपीय संघ को घेरा, जबकि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों का समर्थन किया। ऐसे में पाक फौज ने साफ कह दिया है कि इमरान खान OIC सम्मेलन के बाद इस्तीफा दे दें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।